नमस्कार सभी हिंदुस्तानियों को। अरे चौंकिए मत, वास्तव में आज हम जो करने जा रहे हैं ना, भाषा की बात, उसका संबंध किसी विशेष उम्र के बच्चों, विद्यार्थियों या शिष्यों तक सीमित नहीं है। ये संबंध है हर हिंदुस्तानी का दिल से दिल के साथ। इसीलिए आज हम जो शुरू करेंगे ना, वो हम करेंगे एक छोटे से टेस्ट के साथ, सभी का टेस्ट, ठीक है। देखें आप लोग अगर उसके अंदर शामिल होते हैं तो चेक करें आपको कितने नंबर मिलते हैं। आपका नाम अगर है कृष्णा और आपको किसी ने दूर से पुकारा कृष्णा या कृष्णा, दोनों स्थितियों में आपको कैसा लगेगा? खराब लगेगा। क्यों? क्योंकि उसने गलत नाम लिया। अच्छा, बिल्कुल ठीक है, मान लेते हैं। चलिए अच्छा ऐसा करते हैं, अगर मैं ऐसा कुछ लिख दूं तो कनाइफ, ये भी गलत है। अच्छा, तो फिर सही क्या होना चाहिए? आपके हिसाब से ये ऐसा होना चाहिए। सही, ये सही है, नाइफ। ओके, अच्छा ये करते हैं, विकास को अगर मैं ऐसे लिख दूं तो ठीक है, ये भी नहीं चलेगा। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? VIKAS होना चाहिए। ओके, फाइनली मैंने स्वीकार कर लिया और मैं आपको कहती हूँ 100 on 100, बिल्कुल डिस्टिंक्शन के साथ पास सारे के सारे। एक छोटा सा टेस्ट अभी ना 2 क्वेश्चन के साथ में और खत्म करते हैं। अगर आप किसी लाइन में लगे हैं, वो लाइन कोई सी भी हो सकती है, राशन की लाइन हो सकती है, बिल जमा करने की लाइन हो सकती है, और उस लाइन में अक्सर ये लिखा हुआ रहता है, इस प्रकार से कुछ कुछ कभी कभी दिखता है चिपका हुआ, तो ऐसा कुछ लिखा हुआ हो तो आपको आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? कुछ खास नहीं, क्या फर्क पड़ता है ना? अच्छा, अगर किसी मेडिकल स्टोर पे आप गए हैं जहां पर आपको अंग्रेजी में तो मिलता ही है, पर कभी कभी हिंदी में भी मिल जाता है, अगर हिंदी में ऐसा कुछ लिखा हुआ है, दिख रहा है हमको, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होती है? कुछ नहीं, तब भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा प्रश्न यहीं से शुरू होता है, वास्तविक प्रश्न, कि जब हम आज के इस वैश्वीकरण के युग में अंग्रेजी के लिए, फ्रेंच के लिए, रशियन के लिए, जापानीज सीखने के लिए इतने ललायत हैं, इतने उसके लिए अपनी उत्सुकता दिखाते हैं और उसके लिए प्रयास भी करते हैं, वो गलत ना हो उसको सही लिखने के लिए हम डिक्शनरीज को 25 बार उसको कंसल्ट करते हैं, गूगल खंगाल मारते हैं, तो फिर जब यही चीज हिंदी या संस्कृत के साथ आती है तब हमें फर्क क्यों नहीं पड़ता? तब हम यही सजगता क्यों नहीं दिखाते? हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों का ये जवाब भी हो कि सच में क्या फर्क पड़ता है, भाषा तो अभिव्यक्ति का माध्यम है, भाव तो समझ में आ ही जाता है ना। बिल्कुल सही है, बस यहीं से फिर मुझे ये बता दीजिए कि अगर भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है, आपके भावों को समझाने का माध्यम है, तो क्या जाने अनजाने हम लोगों को भाषा को बिगाड़ने का साधन और माध्यम खुद को बनाने का अधिकार मिल जाता है? हम क्यों इसे बिगाड़ रहे हैं? हम क्यों इसे विकृत होने दे रहे हैं? हम क्यों इसे सुरक्षित नहीं रख सकते? क्यों इसे संवर्धित नहीं कर सकते? इतना ज्यादा हमने इसे बिगाड़ने का बीड़ा उठा रखा है, ठेका ले रखा है कि हमारी अपनी भाषा के अंदर, हमारी इस हिंदी संस्कृति के अंदर कितने वर्ण हैं नहीं पता है, बिल्कुल खाली है। हम संस्कृत का तो जिक्र ही मत कीजिए कि वहाँ की कोई चर्चा कर ले, वहाँ के बारे में कुछ विस्तार से बता दें, हमें पता ही नहीं है। और यही चीज हम आने वाली पीढ़ियों को परोस रही हैं। किसी भी दूसरी भाषाओं के साथ कोई विरोध या वैर भाव को बिल्कुल त्यागते हुए मैं स्पष्ट कर दूं, हर चीज का अपना महत्व है और आपको हर चीज को उसी महत्व के साथ स्वीकार करना पड़ेगा। मेरा आग्रह सिर्फ ये है कि हिंदी के विद्यार्थी, संस्कृत के विद्यार्थी हिंदी को, संस्कृत को चलता है या फर्क नहीं पड़ता है कि भावना से बाहर निकलकर उसकी शुद्धता और परिपूर्णता के साथ सीखें। वो सीखने के लिए आपको व्याकरण की शरण में जाना पड़ेगा, जो हमेशा आपको सही भाषा सिखाती है, सही तरीका सिखाती है, बिना किसी ट्रिक के, शुद्ध सात्विक मूल रूप से। तो आइए चलते हैं हिंदी और संस्कृत के मूल की तरफ, उसकी वर्णमाला को सीखने के लिए। चलिए तो आइए बात शुरू करते हैं भाषा के 5 अंगों के साथ। और
आगे 5 अंग हैं, ध्वनि, वर्ण, अक्षर जो उसके साथ लिखा हुआ देख पा रहे हैं आप, शब्द, वाक्य और लिपि। यदि हमने इन पांचों के ऊपर अपना अधिकार स्थापित कर लिया तो फिर भाषा के ऊपर हमारा अधिकार सहज ही होने लगता है। यहाँ पर समस्या ये होती है कि बहुत सारे लोग, विशेष रूप से ध्वनि, अक्षर, वर्ण दिखाई दे रहा है, इनके साथ बात करना चाहते हैं, इनको एक ही चीज मानते हैं। असल में ये एक ही चीज नहीं है, इनके अंदर एक बहुत ही बारीक अंतर हो, लेकिन वो अंतर मौजूद जरूर है और उस अंतर को समझना ही हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। सबसे पहले तो चर्चा शुरू करते हैं ध्वनि के साथ में। असल में ध्वनि का मतलब क्या होता है? आवाज, नाद जिसको हम कहते हैं। तो आवाजें किसी भी रूप में हो सकती हैं। भाषा देखिए काम कैसे करती है। भाषा दो तरीकों से काम करती है, मौखिक रूप से काम करती है, लिखित रूप से काम करती है। तो जो मौखिक रूप से जब ये काम करती है तो ध्वनियां पहले हमारे इस्तेमाल में आती हैं। तो ध्वनि, जब हम कुछ भी उच्चारण बोलते हैं, ध्वनि कोई सी भी आवाज होती है वो सुनाई देती है, उस ध्वनि का सबसे मुख्य गुण होता है श्रवणीयता, यानी कि वो सुनी जा सकती है, सुनी जा सकती है। ध्वनि के अंदर श्रवणीयता का गुण होता है। उस आधार पर यदि हम बात करेंगे तो जितने भी स्वर होते हैं ये सारी ध्वनियां होती हैं, लेकिन जितने भी व्यंजन होते हैं, यदि आप ध्यान देंगे तो व्यंजन के नीचे एक हलंत दिखाई दे रहा है, तो तिरछी लाइन जो आपको दिख रही है उसे हलंत कहते हैं। तो ये जो हलंत है, तिरछी लाइन है, इसके आधार पर ये स्वर रहित है। इस वक्त जो आपको दिखाई दे रहा है, तो इस स्वर रहित व्यंजन को आप ध्वनि नहीं कह सकते हैं। तो फिर आगे जाइए एक कदम, उसके बाद हम बात करते हैं अक्षर की। अक्षर क्या है? ये भी भाषा की लघुतम इकाई है। भाषा की लघुतम इकाई होने के बावजूद इसकी जो खासियत है, इसकी जो विशेषता है, वो यह है कि ये उच्चारित भी की जा सकती है, बोली जा सकती है। तो उच्चारणीयता का गुण इसके अंदर शामिल हो गया। अब इस आधार पे देखिए, सारे स्वर ध्वनियां भी हैं और अक्षर भी हैं, लेकिन स्वर रहित व्यंजन ध्वनियां तो हैं और अक्षर नहीं है, और अगर स्वर उसके साथ जोड़ दिया जाए तो वो व्यंजन भी अक्षर हो जाते हैं वहां पर। अब चले एक कदम और आगे, ये शब्द है वर्ण। वर्ण क्या चीज है? भाषा की लघुतम इकाई। पर यहाँ ध्यान दीजिए, भाषा के साथ मैं शब्द जोड़ रही हूँ, ये लिपि की भी लघुतम इकाई है। यहाँ पर हम लिपि का काम देखना शुरू करते हैं। लिपि क्या चीज है, हम बात करेंगे लिपि क्या चीज है, फिलहाल पहले वर्ण की परिभाषा खत्म करते हैं। वर्ण कहता है कि वो ध्वनि, वो अक्षर जिसको अब आप दर्शनीय रूप में देख पा रहे हैं, दिखाई दे सकता है। अब इसके अंदर दर्शनीयता का गुण शामिल हो गया है, तब आप कहेंगे कि ये वर्ण होता है। निश्चित ही वर्ण बनने के लिए, उसमें दर्शनीयता का गुण लाने के लिए लिपि अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। लिपि क्या चीज है? मौखिक रूप से अपने विचारों को यदि हम लिखित रूप में प्रकट करना चाहें तो उसके लिए लिपि एक चिन्ह देती है, एक आकार देती है। वो आकार, वो रूप जो है अक्षरों को लिपि के माध्यम से दिखता है। इस प्रकार से हमारे सामने वर्ण आते हैं। तो वर्ण क्या है? लघुतम इकाई है जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं और इसका कोई खंड नहीं हो सकता है। निश्चित ही इसकी बहुत अच्छी परिभाषाएं हैं, पर ध्यान रखने की बात यह है कि हम इसे ध्वनि से, अक्षर से थोड़ा अलग समझते हुए चीजों को करें। तो मूल रूप से जो परिभाषा निकल के आई है इन तीनों के आधार पर, तो हम ये कहेंगे कि जो वर्ण का उच्चारित रूप होता है वो ध्वनि है, अक्षर है, जो हमें सुनाई भी दे रहा है अक्षर, तो और उसी ध्वनि का, अक्षर का लिखित रूप जो होता है वो वर्ण होता है। तो आप जो ये देख पाते हैं किसी भी भाषा के लिए, वो वर्ण होते हैं, इसीलिए इसे वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णमाला क्या है? वर्णों का एक निश्चित क्रम, एक व्यवस्थित क्रम, जिसके आधार पर ये स्पष्ट होता है कि वो भाषा किस प्रकार से काम कर रही है। तो ये सारी चीजें व्याकरण के तरीके से ही सीखने पर आप बेहतर उसे समझ पाएंगे, बेहतर उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। तो अब आप यहाँ पे जो देख पा रहे हैं ये चिन्ह है देवनागरी लिपि के, और देवनागरी की ये लिपि के ये चिन्ह जो हिंदी और संस्कृत दोनों ही भाषाओं के लिए
व्यवस्थित वर्णमाला को आपके सामने रख रहे हैं। कहाँ कहाँ पर कौन से वर्णों के साथ अंतर है उसी की चर्चा हम यहाँ पर करते चलेंगे। तो यहाँ पे जाने 2 प्रकार हैं वर्णमाला में, सीधे सीधे जो हमें सबको वैसे भी पता होंगे। वो एक प्रकार है स्वर और दूसरा प्रकार है व्यंजन। तो स्वर कौन कौन से हैं यदि हम देखें तो पहले हम संस्कृत की तरफ इशारा कर रहे हैं। यहाँ पर संस्कृत में यहाँ पर स्वर है अ, आ। यहाँ पे मैं अ से पहले बात करूं, अ को बहुत सारे लोग इसे उच्चारित करते समय अ की जगह पर ए भी कहते हैं, ए के साथ भी उच्चारण करते हैं। और कोई समस्या नहीं है, इसे सिर्फ सीखना और समझना बहुत जरूरी है ताकि हम शब्दों के उच्चारण के समय भी उस बात को ध्यान में रखें। आप लोगों को ध्यान होगा, आप लोगों को पता होगा, जब हम राम कहते हैं तो हम तो सीधा सीधा राम कह देते हैं, लेकिन जब हम ऐसा कोई शब्द पढ़ते हैं, आप ध्यान दीजिएगा, तब हम इसे लहर ना कहकर लहर कहते हैं। लहर, बहना, इस प्रकार से बोला जाता है। तो समस्या नहीं है, आप सिर्फ याद रखिए कि ए के साथ भी कुछ कुछ जगहों पर हम इसका उच्चारण लेते हैं, पर ज्यादातर प्रचलित उच्चारण अ के साथ है, तो हम उसे समझें। ये है अ, उसके बाद है आ, फिर है ई, फिर हम लिखेंगे ई, आगे दिखाई दे रहा है उ, अगली ध्वनि है ऊ, फिर स्वर है हमारे पास में रि। यहाँ पे हम रुक रहे हैं क्योंकि इसके आगे के जो 2 स्वर हमें दिखाई दे रहे हैं वो है री, बड़ी री आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही आप दूसरे वर्ण की तरफ जा रहे हैं ये दीर्घ की तरफ इशारा कर रहा है। तो यहाँ पे री के बाद में री आप ध्यान दे सकते हैं, एक बार मुड़ने की बजाय 2 बार मोड़ा गया है उसको, तो ये बड़ी री कहलाती है। और उसके बाद में है री, ठीक वैसे ही जैसे री वैसे ही री। अगर आपको उच्चारण के लिए बोलना पड़े तो हम ये कह सकते हैं कि ये उच्चारण ऐसा होगा, री जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हम उच्चारित कर सकते हैं, और इसको उच्चारण करने के लिए इसके आगे एल लगाएंगे तो री, इस प्रकार से इसका उच्चारण होगा। इसके पश्चात देखिए ए, आई, ओ, औ। यहाँ पर ए, आई के उच्चारण को भी स्पष्टता समझ लें, ये भी 2 तरीके से इसका उच्चारण हमें दिखाई देता है। एक उच्चारण जो मैंने अभी अभी किया ए, आई, इस प्रकार से, और दूसरा उच्चारण है ए, और ये उच्चारण कैसे होता है अगर आप देखें तो आप ध्यान दीजिएगा, हम इस प्रकार से चीजों को लिखते हैं, बोलते समय, पढ़ते समय वो चीजें कैसे लिखी जाती हैं। यहीं पे हम देखें, ये है हे और ये मैंने लिखा है हे, ये जो शब्द लिखा है वो उच्चारण के समय बोला जाता है, जैसे हे, रे, अरे, तो ए का उच्चारण है, और ये उच्चारण जो है वो है। तो यहाँ वास्तव में ये उच्चारण हम करते हैं ए और ए, और इसके उच्चारण जो हम साधारण रूप से स्वरों के साथ जिस तरीके से हमने बोला था ए और आई, वो उच्चारण भी हम करते हैं जो प्रचलित है, इसलिए उसकी चर्चा होना जरूरी है। यहाँ आप देख सकते हैं जब हम इस शब्द को देख रहे हैं तो इसका उच्चारण आई के रूप में हो रहा है, भैया, तो इसको हम भैया नहीं बोलते हैं। तो ये थोड़ा सा अंतर समझें और इसका ध्यान हमें रखना है। चर्चा हम इसके बाद में जब मात्राओं के आधार पर बात करेंगे तब भी हम इसके ऊपर जरूर करेंगे। फिलहाल हम इसके आगे बढ़े। ये ओ और ये औ बिल्कुल वैसे ही वर्ण, यहाँ तक आप देखिए अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। कुल हमारे पास वर्ण जो दिखाई दे रहे हैं वो है 11। ये 11 स्वर वर्ण हमें हिंदी के अंदर दिखाई देते हैं। इन 11 वर्णों के अलावा एक और वर्ण हमारी भाषा के अंदर अभी वर्णमाला के अंदर शामिल किया गया है, उसकी चर्चा किए बिना वर्णमाला अधूरी होगी। तो वो वर्ण है हमारे पास में औ। ये एक स्वर वर्ण ही है जिसे हमने स्वीकार किया है औ। ध्यान दीजिए, ये वर्ण हमारे यहाँ पर अंग्रेजी भाषा के शब्दों को लिखने के लिए स्वीकार किया गया है। जैसे कि आपको पता है हिंदी दोनों बाहें पसार कर सारे शब्दों को अपने अंदर समाहित करने के लिए ललायित है, हमेशा वो तैयार रहती है। तो ऐसे बहुत सारे शब्द थे, जैसे कि हम बोलते हैं डॉक्टर, कॉलेज, तो इनको बोलने के लिए ओ जो ध्वनि हमारे पास पहले से मौजूद थी, इसके साथ भी हमारा काम नहीं हो रहा था। वो कॉलेज बोलने से वो उसका
अंग्रेजी के उस शब्द के साथ में होनी चाहिए थी, इसलिए हमारे यहाँ पर इस स्वर को स्वीकार किया गया। आपको याद दिला दूं, इसको हम कहेंगे कि ये हमारे यहाँ का आगत स्वर है। आगत स्वर, आया हुआ स्वर है। इस आगत स्वर को आपको याद रखना है। जब आप इसको जोड़ देते हैं हमारी हिंदी वर्णमाला के अंदर, हिंदी स्वरों की संख्या के अंदर, तो ये कुल मिला के हमारे पास संख्या होती है 12। तो ये स्वर है हमारे हिंदी के 12 स्वर। और ठीक है, आप संस्कृत की तरफ आइए। संस्कृत के अंदर स्वरों की संख्या यहां से देखेंगे, अ, आ, ई, उ, री, री, ए, आई, ओ और औ। यहां तक कुल वर्णों को अगर आप चेक करते हैं तो ये कुल वर्ण होते हैं 13। 13 वर्ण जो होते हैं वो संस्कृत के अंदर हमारे पास में होते हैं। तो संख्या अगर हम संस्कृत की बात करते हैं तो 13 स्वर हैं हमारे पास में। लौकिक रूप से हम बात कर रहे हैं जो हमारे यहाँ पे प्रचलित है, जिस भाषा को हम आजकल इस्तेमाल में देखते हैं, बोलते हैं, उसके अंदर भी एक और महत्वपूर्ण बिंदु है जिसकी चर्चा किया जाना जरूरी है। वो वर्ण आप देख पा रहे हैं, एक वर्ण यहाँ पे दिखाई दे रहा है री, जिसकी मैंने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की है कि री लिखा हुआ है। इस री को भी आजकल की भाषा में, आजकल की संस्कृत के अंदर देखने, सुनने, पढ़ने को वो नहीं मिलती है। लेकिन क्योंकि वर्णमाला के अंदर इसका एक निश्चित स्थान था तो हम इसे वर्णमाला से बाहर नहीं हटा रहे हैं। और हिंदी पढ़ते समय भी हम इसका ध्यान जरूर रखेंगे, क्योंकि इसको साथ में रखने पर, लिपि के इन वर्णों को अपने दिमाग में रखने पर, हम इसी वर्णों के आधार पर जो आगे बहुत सारे विषय बनते हैं, जैसे विशेषतः मैं संधि की अगर बात करूंगी तो उसके अंदर इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए हम इसे ना भूलें, हमेशा याद रखें। फिलहाल अगर हम स्वरों के अंदर कुछ मूल स्वरों की चर्चा भी लगे हाथ कर लें तो वो देखिए, जितने भी लघु स्वर हैं वो सारे मूल स्वर होते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये लघु स्वर है हमारे पास। हिंदी के अंदर लघु स्वर 4 हैं, मैं मूल स्वरों की बात कर रही हूँ। ये 4 हैं, अ, ई, उ और री। और संस्कृत के अंदर एक और स्वर है, अगर हम मूल स्वर की बात करते हैं तो वो है री। 5 मूल स्वर संस्कृत में और 4 मूल स्वर हिंदी में होते हैं। तो इस प्रकार से ये स्वरों की संख्या है जिसमें कोई अभ्रम की स्थिति नहीं होनी चाहिए। हिंदी के स्वर 12, जिसमें हमने अ को शामिल किया है, इसके अलावा 11, और संस्कृत के अंदर सीधे सीधे 13 स्वर, जिसके अंदर हमारे पास पुरातन रूप से री एक वर्ण मौजूद है जिसको हम गिनते हैं। ये कुल मिला के हमारे स्वरों की संख्या होती है। इसके आगे आइए व्यंजनों की तरफ। अब यहाँ पर मैं बीच में एक और लिखा हुआ है अलोपा, इसको छोड़ रही हूँ, इसकी चर्चा हम बाद में करते हैं। फिलहाल हम व्यंजनों की तरफ चलते हैं। ये है क से लेकर जो आपको दिखाई दे रहा है ह तक नीचे, इसमें हमने संयुक्तों को छोड़ दिया है। यहाँ तक की सारे वर्ण जो कहलाते हैं वो व्यंजन कहलाते हैं। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि इसके अंदर एक नीचे छोटी सी एक तिरछी रेखा है जिसे हलंत कहते हैं। इसका अर्थ ये है कि ये अक्षर आधा है, ये वर्ण जो है आधे हैं। ये तब तक पूरे नहीं होंगे जब तक कि आप इसके अंदर अ को न मिलाएं। उदाहरण के लिए ये जो अक्षर आप देख रहे हैं, ये जो वर्ण आप देख रहे हैं, ये है क, और इसके साथ जब आप जोड़ते हैं अ तो ये बनता है क। वास्तव में फिर ये इस प्रकार के रूप के साथ में आता है क, फिर ये पूरा व्यंजन कहलाता है। और तब ये अजंत कहलाते हैं। अभी तक ये सारे कहलाएंगे हलंत, इनको आधे अक्षर कहा जाता है। तो ये कौन से हैं, यहाँ पर हम वर्ग के रूप में भी देख पा रहे हैं। ये क वर्ग, कुछ समस्या नहीं है, क वर्ग सीधा सीधा है, क की क्लास है ये, क की कक्षा है ये। तो क की कक्षा में 5 वर्ण हैं और वो 5 वर्ण हैं क, ख, ग, घ, ङ। ये 5 वर्ण स्पर्श व्यंजनों के अंदर क वर्ग में कहलाते हैं। इसी प्रकार से च वर्ग में च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ और ण। त वर्ग के अंदर त, थ, द, ध और न। प वर्ग के अंदर प, फ, ब, भ, म। ये जब मैं झटके के साथ बोल रही हूँ तो इसका मतलब है कि मैं इसको सही उच्चारित नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये आधे हैं। जब आप इसे व्यवस्थित अ के साथ उच्चारित करते हैं तो ये क, प, ब,
द, इस प्रकार से इसका उच्चारण होता है। ये बिल्कुल सही अ के साथ में। वास्तव में व्यंजनों का उच्चारण स्वरों के साथ होगा, ये हम सीखते अ के साथ है। आप उच्चारित उसको किसी भी स्वर की मात्रा के साथ से कर सकते हैं। यहाँ पे ये ध्यान देने की बात है वर्णों के अंदर कि ये जो हमने पांच वर्ण एक वर्ग में लिखे हैं, इसके आधार पर कुल वर्ण हो गए हमारे पास में 25। इनको कहते हैं स्पर्श व्यंजन। क्यों कहते हैं, उसके पीछे क्या कारण है, ये वर्गीकृत किया गया है पूरा। उस वर्गीकरण को हम अगली कक्षा में विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। चर्चा करें इसके आगे। ये जो 4 वर्ण आप और देख पा रहे हैं, ये हैं य, र, ल, व। इनको कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, जो अंदर से ही बोले जाते हैं और इनके बीच के स्थान रखते हैं, इनको हम य, र, ल, व कहते हैं। इसके अंदर भी य और व, ये जो 2 वर्ण होते हैं, इनको अर्ध स्वर कहते हैं हिंदी के अंदर विशेष रूप से। जैसे इंग्लिश के अंदर सेमी वॉवल्स होते हैं, ठीक उसी प्रकार से हिंदी के अंदर भी अर्ध स्वर हैं, वो य और व, इन 2 अक्षरों के रूप में हमारे पास में मौजूद हैं। आगे जाएंगे, ये है श, श, स, ह। इन्हें कहते हैं ऊष्म व्यंजन। क्यों कहते हैं, वैसे साधारण तो सबको पता ही है, इनको बोलने से ऊष्मा निकलती है मुख के अंदर से, इसलिए इसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। फिर भी पूरा वर्गीकरण के साथ में इसकी चर्चा, पूरे उच्चारण स्थान के साथ में इसकी चर्चा हम निश्चित ही अगली बार करेंगे। फिलहाल हम इसको यहाँ पर रोक रहे हैं। आगे जाएंगे, संयुक्त व्यंजन जो अब तक हमें दिखाई देते थे हमारी वर्णमाला में, वो है क्ष, त्र और य। अगर इनकी भी आप संयुक्त की बात करें तो नाम से स्पष्ट होना चाहिए, इसके अंदर 2 वर्ण मिले हुए हैं संयुक्त, इसीलिए इनकी गिनती अलग से नहीं करते हैं। आप गिनती करेंगे तो कितनी संख्या होगी वो भी हम बात करेंगे, नहीं करेंगे तो भी संख्या कितनी होगी वो भी चर्चा कर सकते हैं। फिलहाल आप क्ष के अंदर देख सकते हैं कि जब हम क के साथ में श को जोड़ते हैं तो ये षट्कोण का जुड़ेगा इसके साथ। जब हम इसको जोड़ते हैं तो ये क्ष होता है। जब हम त के साथ में र जोड़ते हैं तो ये त्र होता है। और जब हम य के अंदर जोड़ना चाह रहे हैं तो ये ज के साथ में ञ जुड़ता है तो ये ज्ञ होता है, ज्ञ होता है। इसको हम ज्ञ के रूप में भी जानते हैं, जो आपको उच्चारण नॉर्मली पता है, जी और वाई इसके साथ किया जाता है, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत है कि आप इसे ऐसा पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये कुल मिला के संयुक्त व्यंजन है। पर अब हम बात करें क्या वास्तव में इतने ही स्वर हैं। फिलहाल यहाँ पर देखिए, ये हुए हमारे 25, उसके बाद में 4 हुए अंत्यस्थ और 4 हुए ऊष्म। तो कुल संख्या जो हमारी दिखाई दे रही है वो हमें क से ह तक दिख रही है, सीधी सीधी 33 वर्णों की। तो ये कुल 33 व्यंजन हुए। लेकिन जैसे कि हमने जाना कि एक आगत स्वर है हमारे पास में, ठीक वैसे ही एक आगत व्यंजन भी है हमारी हिंदी भाषा के अंदर। और वो क्या है, वो है, हम उसे कहते हैं नुक्ता। नुक्ता, इस नुक्ते की खासियत ये वास्तव में एक बिंदी के रूप में रहता है। अब बिंदी, आप ध्यान दीजिएगा, एक बिंदी हमारे पास पहले से मौजूद है लेकिन इसकी चर्चा हमने अभी की नहीं है, फिलहाल इसकी चर्चा करेंगे। ये बिंदी जो है किसी भी वर्ण के नीचे लगती है, वर्ण के नीचे लगती है। विशेष रूप से हर वर्ण के नीचे नहीं लगती है, इसके लिए कुछ निश्चित वर्ण है, क, ख, ग, ज, फ, इस प्रकार से। पर क्यों ये लगती है, पहले हम उसकी बात करें। जैसे हमने आगत स्वर की चर्चा की थी कि अंग्रेजी भाषा के कुछ शब्दों को लिखने के लिए, बोलने के लिए समस्या हो रही थी, तो ऐसे में हमने आगत स्वर के रूप में औ को स्वीकार किया। ठीक वैसे ही अरबी, उर्दू, फारसी, इनके कुछ शब्दों को लिखते समय, बोलते समय अंतर हो रहा था अर्थ के अंदर। उस अंतर को दूर करने के लिए हमने इस नुक्ता को स्वीकार किया है, जो शब्दों के अंदर इस्तेमाल करने से अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। उदाहरण के रूप में देखिए, राज और राज अंतर है। आपने कहा फन और कहा फन, दोनों में अंतर है। इस प्रकार से उन शब्दों को लिखने के लिए नुक्ता का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी हो रहा था, ताकि हम अर्थ के अंदर उसका अनर्थ न करें, हम वास्तविक अर्थ को जान पाए। तो ये हुआ एक आगत व्यंजन हमारे पास में। अभी हम संख्या 33 दिन के आए हैं, अभी हम बढ़ते चलें किस किस की बात हो रही है। इसके अलावा देखिए, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये ट वर्ग है, निश्चित है, ट, ठ, ड, ढ, ण। यदि मैं इसमें अ के साथ इसका उच्चारण करती हूँ, इस वर्ग विशेष को
कठोर व्यंजनों का वर्ग भी कहा जाता है। कठोर व्यंजन थोड़ा जोर लगा के इनको बोलना पड़ता है। क्यों ऐसा है, वो इसके उच्चारण स्थान की वजह से है, जो हम बाद में चर्चा जरूर करेंगे। फिलहाल अभी हम वर्णों की बात कर रहे हैं। इसी वर्ग विशेष में से हमने दो नए वर्ण और ग्रहण किए हैं। वो वर्ण, एक हमने इस अक्षर से निकाला है और एक हमने इस अक्षर से निकाला है। एक ड में से निकाला है, एक ढ में से, जिसके अंदर हमने ड के नीचे एक बिंदी लगा के बनाया है ड, और एक ढ के नीचे बिंदी लगा के हमने बनाया है अढ़। अढ़ उच्चारण आप लोग व्यवस्थित शायद शब्दों के साथ में समझ पाए कि किस प्रकार से ये चीजें बोली जाती हैं। उदाहरण के लिए देखिएगा, जब आप ड के साथ में शब्द लिखते हैं तो आप इस प्रकार के शब्द लिख सकते हैं, डमरू, ये आप बोल सकते हैं। लेकिन जब आप इसके नीचे बिंदी लगा के लिखते हैं ना, तो ये इस प्रकार का शब्द बनेगा सड़क। ये सड़क नहीं होता, सड़क नहीं है, ये सड़क। सड़क, अड़ ड़ का उच्चारण यहाँ पे आपको करना है। ठीक है, इसे ढ के साथ में लिखिएगा। ढ के साथ में आप वह शब्द लिख सकते हैं ढक्कन। लेकिन अगर मैं इस ढ के साथ में कोई शब्द लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकती हूँ पढ़ाई, पढ़ाई, अढ़ाई, अढ़ाई, अढ़ाई। ढ के साथ में इसका उच्चारण होता है, तो ये एक अलग वर्ण है। तो आप ये नहीं कह सकते कि इस वर्ण के साथ ही इसको हम मर्ज कर दें, नहीं, इसको आपको लेना पड़ेगा। और इन वर्णों को, इन दो वर्णों को कहा जाता है उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन, इसको द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। और आगे बढ़े हम कि इन दो नए वर्णों के साथ में और क्या है हमारी वर्णमाला के अंदर। यहाँ तक आप देख सकते हैं कि ये वर्ण लिए गए, और कुछ लोगों ने ये कहा कि हम संयुक्त व्यंजनों को भी वर्णमाला के अंदर गिनेंगे। अगर आप इनको भी गिनते हैं तो आप ध्यान दीजिएगा, ये तीन वर्ण थे संयुक्त, इसके अलावा एक और वर्ण हमने संयुक्त के अंदर भी डाला है, जिसे कहते हैं श्र। ये श और र इन दोनों के साथ में संयोग से बना है। इसको हम श्र का नाम देते हैं। श्रवण लिखा जाता है, श्रवण कुमार, तो ये श्र वर्ण आया है। ये चार वर्ण संयुक्त वर्ण हमारे कहलाते हैं, संयुक्त व्यंजन हमारे कहलाते हैं। तो कुल मिला के ये वर्ण हमें दिख रहे हैं। तो आइए हम संख्या की तरफ चलते हैं, सीधा सीधा संस्कृत से बात करते हैं। पहले संस्कृत की संख्या देखते हैं। यहाँ पे हमने जब स्वर गिने, जिसमें हमने री और री को गिन लिया, तब हमारे पास में संस्कृत के कुल स्वर हमने गिने थे कि ये 13 होते हैं। तो ये हम यहाँ पे देखें, ये 13 स्वर हमने लिखा है, ये 13 स्वर संस्कृत में है। हिंदी के अंदर इस री और री को आप छोड़ दीजिए, बड़ी री और बड़ी छोटी री जो भी है उसे छोड़ दीजिए और इसको आप इसके अंदर प्लस कर दीजिए, तो ये हमारे पास बनते हैं 12 स्वर। हिंदी के अंदर है हमारे पास में 12 स्वर। हम यहाँ पे लिख रहे हैं हिंदी की ये 12 स्वर है, तो हमने यहाँ नोट किया है। इसके आगे देखिए, व्यंजनों के अंदर हमने जब चर्चा की थी तो सीधे सीधे हमें 33 व्यंजन यहाँ दिखाई दिए थे, जो संस्कृत के अंदर निश्चित रूप से हैं। तो हमने वो 33 व्यंजन यहाँ स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं हमको, ये 33 व्यंजन। हिंदी के अंदर हमने क्या किया है, हिंदी के अंदर हमने संख्या ज्यादा देखी है, जहां पर हमने एक नुक्ता जोड़ा है, जो ज फ के रूप में हमारे पास में एक वर्ण आ रहा है नुक्ते की वजह से, वो हमने नुक्ता लिया है। और इधर हमने उत्क्षिप्त व्यंजनों में भी दो नए व्यंजन जोड़े हैं, ये है ड़ और अढ़। इन दोनों को जब आप इसके साथ में जोड़ देते हैं तो ये आपके पास में 33 की जगह कुल होते हैं 36। ये वर्ण आपके पास जुड़ते हैं। अब यहाँ पे आइए, इन दो वर्णों की तरफ चलते हैं हम लोग। यहाँ पे मैं स्पष्टता ये बताते चलूं, ये चार जो हैं वो हम संयुक्त व्यंजनों की गिनती कर रहे हैं। यदि गिनती करें तो क्या होगा, यदि नहीं करें तो आप स्पष्टता समझ सकते हैं, उसको वहां से आप घटा दीजिए, उतनी संख्या आपकी कुल वर्णों की निकल के आती है जिसमें संयुक्त व्यंजन आप नहीं गिनते हैं। जहाँ संस्कृत के अंदर संयुक्त व्यंजन नहीं गिने जा रहे हैं तो आप भी निश्चित रूप से इसे अलग घटाकर यहाँ तक की संख्या देख सकते हैं कितनी है। फिलहाल हम चर्चा करें इस दो वर्णों की। ये दो वर्ण कौन से हैं? ये दो वर्ण है हमारे पास में अयोगवाह, नाम से जानिएगा, इसे अयोगवाह कहते हैं। ये स्वर नहीं है, निश्चित ही ना तो ये स्वर होते हैं ना ही ये व्यंजन होते हैं, लेकिन ये स्वरों के सहारे चलते जरूर हैं। आपको ये भी स्पष्टता पता होना चाहिए, हम इसे लिखते जरूर इस तरीके से है कि हमने अ के ऊपर एक अनुस्वार लगाया है, अ के पीछे तो हमने दो बिंदी लगा दी है, दो जिसको विसर्ग कहते हैं, लेकिन असल में इसका रूप सिर्फ इतना ही है कि ये एक बिंदी है और इसका रूप ये है कि ये दो बिंदुएं हैं जो पीछे लगते हैं, किसी भी वर्ण के पीछे, किसी भी स्वर के पीछे हम इसको लगाते हैं।
तो ये स्वतंत्र रूप से स्वर भी नहीं होते हैं, इसलिए इनको स्वर नहीं कहते हैं। और ये व्यंजनों से पहले नहीं लगते हैं, बाद में लगते हैं, इसलिए इनको व्यंजन भी नहीं ही माना जाता। उसके बावजूद इनका एक अर्थ ग्रहण करने की इनके अंदर जो क्षमता होती है, वहन करने की जो ताकत है इनके अंदर, अर्थ को वहन करने की, इसी आधार पर इन्हें अयोग, जो योग नहीं है इनका किसी के साथ, स्वर और व्यंजन के साथ, लेकिन वहन करते हैं अर्थ को, इसलिए इन्हें कहा जाता है अयोग वाह। और ये हमारे पास दो हैं स्वीकृत, पूर्ण रूप से स्वीकृत। हालांकि संस्कृत के आधार पे आप अगर पुरातन सीखते हैं, माहेश्वर सूत्रों को सीखते हैं, तो वहां भी संख्या बढ़ाई गई है, बताई गई है ज्यादा। हम उस प्रचलित भाषा की बात कर रहे हैं जो हम आजकल देखते हैं, तो उस आधार पर ये दो ही स्वीकृत हैं, एक है अम और एक है अह। अगर आप उच्चारण को स्पष्टता देखेंगे तो ये उच्चारण होगा अम और ये उच्चारण होगा अह। इस प्रकार से इसका उच्चारण होता है। ये अनुस्वार का उच्चारण म के रूप में है और विसर्ग का उच्चारण, दो बिंदुओं का उच्चारण ह के रूप में होता है। इसकी चर्चा भी बहुत विस्तार से होगी, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं हैं इस अक्षर के साथ में, इस वर्ण के साथ में। जब हम उच्चारण के आधार पर इन चीजों को सीखेंगे तो विशेष रूप से इसको सीखेंगे, लेकिन इसको यहाँ पे हम चर्चा करते हुए चलते हैं, क्योंकि ये सिर्फ संस्कृत के अंदर ही नहीं, हिंदी में भी कुछ कुछ वर्णों के साथ में जुड़ा हुआ दिखाई देता है। ये उदाहरण देखिएगा, तत्सम शब्द जितने भी हिंदी के अंदर इस्तेमाल होते हैं, वहां पर आज भी इस विसर्ग का उच्चारण होता है, जहां हम इसे ह के रूप में इसका उच्चारण करते हैं। तो संस्कृत के अंदर कैसे उच्चारण करते हैं, जरा हम दो चार शब्द देख लेते हैं। उदाहरण के रूप में देखिए, अगर हमने ये लिखा है राम और उसके पीछे विसर्ग लगाई है, अगर हमने लिखा है हरि और उसके पीछे विसर्ग लगाई है, अगर हमने लिखा है गुरु और उसके पीछे विसर्ग लगाई है, तो उच्चारण कैसे होंगे। बहुत सारे लोग सिर्फ ह का उच्चारण करके छोड़ देते हैं, लेकिन इसे समझिए, स्पष्टतः देखिए, क्योंकि हिंदी में भी हम तत्सम शब्दों में प्रयोग इसका करते हैं और संस्कृत के विद्यार्थी विशेष रूप से ध्यान दें इसका उच्चारण। जब आप इसका उच्चारण करते हैं विसर्ग का, तो इसका उच्चारण आपको इस स्वर के साथ ही करना होता है जिस स्वर के साथ में वो जुड़ा हुआ होता है। यहाँ स्वर से मेरा अभिप्राय उस स्वर की मात्रा के साथ है। आपको ये पता है कि ये जो वर्ण लिखे गए ये सब अ के साथ लिखे गए हैं, तो निश्चित ही यहाँ पर अ के साथ इसका अंत हो रहा है। तो यहाँ जब आप बोलेंगे तो कहेंगे रामः। यहाँ पे जब आप बोलेंगे तो आप ध्यान दीजिए ई के साथ है, तो उच्चारण होगा हरिहि, हरिहि। ह में ई का उच्चारण होगा। और जब आप यहाँ पढ़ेंगे तो इसे कहेंगे गुरु, गुरु। इस प्रकार से उच्चारण को विशेष रूप से ध्यान दीजिए, समझिए विसर्ग के उच्चारण के साथ में कैसे होता है। तो कुल मिलाके ये दो वर्ण अम और अ, जिसको हमने अयोग वहा कहा है, तो ये आप इसके अंदर जोड़ दीजिए। तो कुल संस्कृत के वर्ण हमारे पास में आते हैं, ये स्वर यहाँ से हमने व्यंजन लिए, ये अयोग वहा है, और कुल संख्या है 48। 48 वर्ण ऐसे हैं जो संस्कृत के अंदर स्वीकृत हैं, जिनका प्रयोग आज भी आपको देखने सुनने को मिलता है। जहां तक हिंदी की बात है, जब आप इसके अंदर अयोग वहा को जोड़ देते हैं तो ये हमारे पास 50 वर्ण होते हैं, और यदि आप इसके अंदर इन वर्णों को भी जोड़ दें जो कि हमारे संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त वर्ण है, उनको जोड़ने पर ये संख्या होती है 54। इनके बिना ये संख्या 50 होगी और इनके साथ में ये संख्या 54 होगी। तो कुल मिला के ये है आपकी वर्णमाला। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इनमें से बहुत विस्तार से, बहुत अच्छे से इनको समझे होंगे। फिलहाल यहाँ बहुत सारे प्रश्न अनुत्तरित अभी रह गए हैं, जो मैंने बताया है आपको कि इनका वर्गों के आधार पर इनके बहुत सारे भेद हो सकते हैं, उच्चारण के आधार पर भी इनके बहुत से भेद हो सकते हैं। इनको स्पर्श क्यों कहते हैं, इनको अंतस्थ क्यों कहते हैं, इन स्वरों की क्या कैटेगरी है, इनके क्या वर्ग हैं, ये सारी बातें भी हमें पता होनी जरूरी है। क्योंकि जब हम वर्णों को उसकी प्रवृत्ति, उसके स्वभाव के अनुसार समझेंगे, तब हम भाषा को भी बहुत अच्छे से समझेंगे, सीखेंगे और उसका सही तरीके से हम इस्तेमाल कर पाएंगे। तो अगली बार मिलेंगे हम नई जानकारियों के साथ, नई रोचक बातों के साथ जो आज छूट गई हैं, पर अगली बार उनकी चर्चा जरूर होगी। फिर मिलेंगे। धन्यवाद। शुभ दिन।